मैंने इतिहास की सबसे बेकार एफ रैंक स्किल जगह ली थी। उसका नाम था रेनोवेट, जो 1 मीटर के दायरे में किसी भी निर्जीव चीज को उसकी ओरिजिनल हालत में वापस ला सकती थी। लेकिन असल में अगर किसी किताब पर रेनोवेट इस्तेमाल करो तो वह फिर भी किताब ही रहती है, और अगर किसी तौलिए पर करो तो वह फिर भी तौलिया ही रहेगा। इसी वजह से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के तीसरे महीने में मेरी गर्लफ्रेंड आखिरी आधा पैकेट बिस्किट्स लेकर किसी दूसरे आदमी की कार में बैठकर चली गई, और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाने से पहले उसने मेरे पैरों के पास एक खाली इंस्टेंट नूडल्स का कप फेंक दिया, जैसे किसी कुत्ते को हड्डी फेंकते हैं, और बोली, चेरी, मुझसे नाराज मत होना, तुम्हारी स्किल बहुत ज्यादा बेकार है। तुम्हारे साथ रहूंगी तो देर सवेर मैं भूख से मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं मायूस होकर उस खाली कप को घूरता रहा। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक पागल सा ख्याल आया, रेनोवेट, और उसी पल एक तेज बफ बुर्गिनियों की खुशबू अचानक फैल गई। फटे हुए ढक्कन के नीचे नूडल्स बिल्कुल सही हालत में रखे हुए थे, और साथ में 3 सीजनिंग के सशे भी मौजूद थे। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। असल में मेरी स्किल बेकार नहीं थी, बल्कि हम सब ने उसे गलत समझ लिया था। रेनोवेट का असली मतलब किसी चीज को 1 सेकंड पहले वाली हालत में लौटाना नहीं था, बल्कि उसकी असली शुरुआत, यानी जब वह बनाई गई थी उस ओरिजिनल अवस्था में वापस लाना था। एक खाली इंस्टेंट नूडल्स कप की ओरिजिनल हालत खाली नहीं, बल्कि सील्ड और पूरी तरह भरा हुआ कप होती है। उसी पल मेरा दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा, डर की वजह से नहीं, बल्कि शुद्ध उत्साह की वजह से। मैंने चारों तरफ इस लूटी हुई सुपरमार्केट को देखा। शेल्फ पर हर तरह के फटे स्नैक पैकेट, खाली पानी की बोतलें और अलग अलग पैकिंग बिखरी हुई थी। दूसरों की नजर में यह सब सिर्फ कूड़ा था, लेकिन मेरी नजर में अब यह एक खत्म न होने वाला खजाना था। मैंने तुरंत नूडल्स उबालने की जल्दी नहीं की, क्योंकि अपोकलिप्स में खाने की खुशबू अनचाहे मेहमानों को बुला सकती थी। इसलिए मैं सावधानी से दुकान की पहली मंजिल के स्टोर रूम में चढ़ गया और भारी शेल्फ खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। सुरक्षित होने के बाद मैंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने खाली नूडल्स का कप जमीन पर रखा और मन ही मन कहा, रेनोवेट। एक हल्की सी लहर सी उठी, जो आंखों से लगभग दिखती भी नहीं थी, और तुरंत एक नया नूडल्स का कप फिर से प्रकट हो गया। मैंने अपनी जबरदस्त खुशी को दबाया और बार बार यही करता रहा। 10 मिनट बाद मेरे सामने नूडल्स के 60 कप का छोटा सा पहाड़ बन चुका था। मेरी स्किल का कूल डाउन सिर्फ 10 सेकंड था। इसका मतलब था कि मेरे लिए इंस्टेंट नूडल्स अब अनंत हो चुके थे। तभी मेरी नजर पास पड़ी एक खाली मिनरल वाटर की बोतल पर गई, रेनोवेट, और तुरंत 500 मिलीलीटर की साफ पानी से भरी बोतल सामने आ गई। फिर मैंने जमीन पर पड़ी फर्स्ट एड किट की खाली पैकिंग देखी, रेनोवेट, और एक बिल्कुल नई फर्स्ट एड किट मेरे हाथों में आ गई। मेरी सांसें तेज हो गई। खाना, पानी और दवाइयां, अपोकलिप्स में सबसे कीमती संसाधन, अब मेरे लिए अनंत थे। लोरोयान, क्या तुम नहीं कहती थी कि मेरी स्किल बेकार है? जरा इंतजार करो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे एक निवाले के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। अगले 3 दिनों तक मैं इसी गोदाम में बंद रहा। कमरे में पड़े खाली पैकेट अब मेरे लिए कच्चा माल बन चुके थे। चिप्स, बिस्कुट्स, चॉकलेट, जो भी पेट भर सकता था, मैंने सबको रेनोवेट करके कई बड़े डिब्बों में भर दिया। तरह तरह के सोडा और मिनरल वाटर ने कमरे का आधा हिस्सा भर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मुझे दुकान में एक खाली गैस सिलेंडर और एक छोटा गैस स्टोव भी मिल गया, जिसे मैंने रेनोवेट कर लिया। अब मैं आखिरकार गर्म खाना खा सकता था। मैंने गोदाम की सारी खिड़कियां बंद की और एक बर्तन में पानी उबालने रखा। 3 सीजनिंग सशे खोले और सावधानी से नूडल्स डाले। जब वह परिचित खुशबू, जो मैंने इतने समय से महसूस नहीं की थी, मेरी नाक तक पहुंची तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, और वे बहने लगे। मैं रोते हुए लालच से नूडल्स खाता रहा। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद यह मेरा सबसे तृप्त और शांत भोजन था। पेट भरने के बाद मेरा दिमाग फिर से सोचने लगा,
यहाँ छिपे रहना कोई हल नहीं था, क्योंकि देर सवेर ये सुपरमार्केट ज़ॉम्बीज़ के हमले में आ जाएगी या दूसरे सर्वाइवर्स इसे ढूंढ लेंगे। मुझे एक सुरक्षित बेस और कुछ हथियार चाहिए थे, क्योंकि अपोकलिप्स में सिर्फ खाना और पानी होना तुम्हें उस भेड़ जैसा बना देता है जो बलि के इंतजार में हो। मैंने जितनी भी सप्लाईज उठा सकता था उन्हें 2 बड़े हाइकिंग बैकपैक्स में भर लिया और फिर दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर की दुनिया देखी। सड़क पर कई ज़ॉम्बीज़ इधर उधर भटक रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और अपने हाथों में कस कर पकड़ा हुआ वह किचन नाइफ थाम लिया, जिसे मैंने इतना तेज कर लिया था कि वह रेजर ब्लेड जितना धारदार था। अब निकलने का समय था। सुपरमार्केट से बाहर निकलने की प्रक्रिया थोड़ी खतरनाक थी, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मैंने दुकान के पीछे की जटिल गलियों का फायदा उठाकर ज्यादातर ज़ॉम्बी से पीछा छुड़ा लिया। अगर कभी कोई अकेला ज़ॉम्बी सामने आ जाता तो मैं फ्रेशली रेनोवेट किया हुआ कोका कोला से भरा कैन पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक देता, और जब वह लड़खड़ाता तो किचन नाइफ से उसे खत्म कर देता। मेरा लक्ष्य शहर के पश्चिम में स्थित लैंगन रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। यह शहर का मशहूर लग्जरी रेजिडेंशियल एरिया था, जहां पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और ऊंची मोटी दीवारें थीं, इसलिए अपोकलिप्स के शुरुआती दौर में शायद ये कुछ समय तक टिक सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहीं मेरे माता पिता का घर था। जब अपोकलिप्स शुरू हुआ तब मैं कॉलेज में था और उनसे मेरा संपर्क टूट गया था। उन्हें ढूंढना अब मेरी सबसे बड़ी ऑब्सेशन बन चुका था। लेकिन लंगन कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने का रास्ता मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकला। शहर पूरी तरह ठप पड़ चुका था। छोड़ी हुई कारों ने हर मुख्य सड़क को बंद कर दिया था। रास्ते में मैंने अनगिनत इंसानी त्रासदियां और थोड़े से बचे खाने के लिए लोगों के बीच भयानक झगड़े देखे। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि लोरियंट का मुझे धोखा देना शायद इस निर्दयी दुनिया की सबसे छोटी बात थी, क्योंकि यहां इंसानियत तो बहुत पहले ही टूट चुकी थी। तीसरे दिन की रात ढलते ढलते मैं आखिरकार लंगन कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गया। ऊंचा लोहे का गेट मजबूती से बंद था और दीवार के ऊपर कुछ लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी जो पहरा दे रहे थे। जाहिर है यह जगह अब बचे हुए लोगों का एक मजबूत किला बन चुकी थी। मैं थोड़ी दूरी पर छिपकर काफी देर तक सब कुछ देखता रहा। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए पहले जांच से गुजरना पड़ता था, इसलिए मैंने अपना बैकपैक फिर से व्यवस्थित किया और अपनी ज्यादातर राशन को एक अच्छी तरह छिपे हुए नाले के ढक्कन के अंदर छुपा दिया। अपने पास सिर्फ 2 पानी की बोतलें और एक पैकेट बिस्कुट रखा। फिर मैं मुख्य गेट की तरफ बढ़ा और खुद को एक साधारण शरणार्थी की तरह दिखाने लगा। तभी दीवार के ऊपर से एक आवाज गूंजी, अरे वहां कौन है? मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और सिर उठाकर अपना धूल से भरा चेहरा दिखाया और कहा, मैं यहाँ का निवासी हूं। मेरा नाम लिनफन है। मैं बिल्डिंग 17 में रहता हूं। ऊपर खड़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, जैसे वह किसी टोकी वोकी के जरिए जानकारी की पुष्टि कर रहा हो। थोड़ी देर बाद लोहे का गेट थोड़ा सा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर शक भरा भाव था और हाथ में स्टील की पाइप थी। उसने ठुड्डी उठाकर कहा, पहचान पत्र। मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार किया हुआ पहचान पत्र निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने जल्दी से उसे देखा और फिर मुझे सिर से पांव तक घूरते हुए पूछा, तुम अकेले हो? तुम्हारी राशन कहाँ है? यह सुनकर मैंने सिर झुका लिया और गले में हल्की घबराहट और डर मिलाकर कहा, रास्ते में सब लूट लिया गया। मेरे पास बस इतना ही थोड़ा सा खाना बचा है। आदमी ने भौहें सिकोड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा दुबला शरीर और दयनीय हालत देखकर आखिर उसने अपनी सावधानी थोड़ी ढीली कर दी और बोला, अंदर जाओ, लेकिन याद रखना रेजिडेंस के नियम मत भूलना। हर नए आने वाले को अपनी आधी राशन सामूहिक वितरण के लिए देनी पड़ती है। यह सुनकर मेरा दिल कस गया, लेकिन सौभाग्य से मैं पहले से तैयार था। मैंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और उसे एक पानी की बोतल और आधा पैकेट बिस्कुट दे दिया। आदमी ने उन्हें लेते समय मेरी तरफ तिरस्कार भरी नजर से देखा।
लेकिन फिर हाथ हिलाकर मुझे अंदर जाने का इशारा कर दिया। जैसे ही मैं रेजिडेंस के अंदर दाखिल हुआ तो अंदर का दृश्य देखकर मेरे मुंह से राहत की सांस निकल गई। माहौल भले ही तनावपूर्ण था, लेकिन कम से कम यहाँ एक तरह का अनुशासन था। कुछ लोग गश्त कर रहे थे, कुछ लोग रक्षा दीवारों को मजबूत कर रहे थे और महिलाएं तथा बच्चे रेजिडेंस के क्लब हॉल में इकट्ठा किए गए थे। यह जगह मानो एपोक्लिप्स के बीच एक छोटी सी सुरक्षित नखलिस्तान जैसी लग रही थी, जो बाहर के कत्लेआम और अराजकता से फिलहाल बची हुई थी। रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी संभाल रही एक महिला ने मुझे बताया कि अब इस रेजिडेंस का नेतृत्व एक आदमी कर रहा है जिसका नाम ब्रदर लेपर्ड है। पहले वह यहाँ का मैनेजर था। एपोक्लिप्स के बाद उसने अर्थ टाइप शक्ति जगा ली और एक गार्ड टीम बनाकर सबकी सुरक्षा संगठित की। सभी निवासी अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के हिसाब से रोजाना खाना पा सकते हैं और अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो उसे गश्ती दल या लॉजिस्टिक टीम में शामिल होना पड़ेगा। मैंने अपनी कमजोर सेहत का बहाना बनाकर फिलहाल किसी भी टीम में शामिल होने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी था अपने माता पिता को ढूंढना। लेकिन जब मैं घबराहट में दौड़ता हुआ अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा तो सामने जो दृश्य था उसे देखकर मेरा दिल तुरंत सिमट गया। दरवाजा जबरदस्ती तोड़ दिया गया था और अंदर पूरा घर बुरी तरह बिखरा और तहस नहस था। मैं पागलों की तरह अंदर भागा और चिल्लाया, पापा, मम्मी, लेकिन जवाब में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा मिला। लिविंग रूम की मेज पर धूल की पतली परत जमी थी, जिससे साफ था कि वे कम से कम कई दिनों से यहां नहीं थे। हालांकि फर्श पर संघर्ष के निशान थे, लेकिन कहीं भी खून का दाग नहीं था। शायद इस बदकिस्मती में यही एक अच्छी खबर थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और पहले कभी न महसूस की गई घबराहट और डर ने मुझे घेर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी बाहर कदमों की आवाज आई और एक तिरस्कार भरी आवाज गूंजी, अरे वाह, जाल से बचा हुआ एक और मछली रह गई। मैंने अचानक सिर उठाया और देखा कि दरवाजे पर दो आदमी खड़े रास्ता रोक रहे थे। आगे खड़े आदमी का सिर मुंडा हुआ था और वह मुझे दुश्मनी भरी नजर से देख रहा था। मैं उसे पहचान गया। वह ब्रदर लेपर्ड के अधीन एक स्क्वाड लीडर था जिसका नाम स्कॉर्पियन था। स्कॉर्पियन ने होंठ चाटते हुए मुझे ऐसे देखा जैसे कटिंग बोर्ड पर रखी मछली को देखा जाता है और बोला, इस घर के मालिक, असल में कुछ दिन पहले तक के मालिक, वे हमारे ब्रदर लेपर्ड को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए उन्हें यहां से निकाल दिया गया। अब यह घर हमारा है। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं और मैंने गुस्से में कहा, हरामियों, तुमने मेरे माता पिता के साथ क्या किया? स्कॉर्पियन ने लापरवाही से कहा, हमने बस उन्हें बाहर निकाल दिया। इस दुनिया में निकम्मों का यही अंजाम होता है, लेकिन लगता है तुम उतने बेकार नहीं हो। अगर तुम यहीं रहकर हमारे लिए छोटे मोटे काम करने को तैयार हो तो शायद हम तुम्हें यहां रहने देंगे ताकि तुम अपना पेट भर सको। मैं अब तक बहुत भोला था और सोचता था कि यह जगह एक सुरक्षित शरण है, लेकिन सच ये था कि यहां भी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। जब मैंने देखा कि वे दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं तो मैंने चुपचाप अपना हाथ बैकपैक की साइड जेब में डाला, जहां एक बिल्कुल नया पीलिंग नाइफ रखा था जिसे मैंने अभी हाल ही में बदलकर तेज किया था। लेकिन जैसे ही मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ने को तैयार हुआ तभी दरवाजे से एक ठंडी महिला आवाज आई, रुको। स्कॉर्पियन और उसका साथी सेजबीर तुरंत जम गए और जैसे ही उन्होंने देखा कि कौन आया है उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई और उसकी जगह चापलूसी भरा भाव आ गया। दरवाजे पर खड़ी महिला ने काले रंग का कॉम्बैट सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक टंग सैबर था जिसकी धार पर गहरे लाल खून के धब्बे अभी भी लगे हुए थे। उसके पीछे उसकी टीम के कई सदस्य खड़े थे जिनसे वही खतरनाक आभा निकल रही थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वह चेनलिन थी, गार्ड की सबसे ताकतवर कॉम्बैट स्क्वाड की कप्तान। कहा जाता था कि उसने एक दुर्लभ मेंटल टाइप क्षमता जगा ली है और उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
वह ब्रदर लेपर्ड की सबसे भरोसेमंद तलवार मानी जाती थी। चैनलिन ने स्कॉर्पियन को पूरी तरह नजरअंदाज किया और मेरी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा, यहां क्या हो रहा है? जैसे मुझे अचानक एक लाइफ बॉय मिल गया हो। मैंने तुरंत कहा, ये लोग मुझ पर हमला करना चाहते हैं। स्कॉर्पियन का चेहरा पीला पड़ गया और उसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। कैप्टन चेन, इसकी बकवास मत सुनिए। इसके माता पिता हमारे ब्रदर लेपर्ड के कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के कर्जदार थे, इसलिए हम सिर्फ घर जब्त करने आए थे। चैनलिन ने शांत लेकिन दबाव भरी आवाज में कहा, घर जब्त करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और दरवाजा भी बंद करना पड़ता है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा दबाव था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग अभी तक यहां खड़े क्या कर रहे हो? निकलो यहां से स्कॉर्पियन। जैसे उसे माफी मिल गई हो। स्कॉर्पियन ने तुरंत अपने साथी को पकड़ा और दोनों जल्दी से वहां से भाग गए। एक बार खतरा टल गया तो मेरा तना हुआ शरीर ढीला पड़ गया और मैं लगभग गिर ही पड़ा। चैनलिन ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए मुझे देखा और बोली, अब से उनसे दूर ही रहना। इतना कहकर जैसे उसे दूसरों के मामलों में पड़ने का कोई शौक ना हो, वह मुड़कर जाने लगी। मैंने जल्दी से उसे आवाज दी, कैप्टन चेन, क्या आपको पता है मेरे माता पिता को कहां निकाला गया है? उनके नाम लिन यांगंगो और वांग सुमेत हैं। चैनलिन एक पल के लिए सोच में पड़ गई और बोली, उनके नाम कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। ब्रदर लेपर्ड ने सभी बूढ़े, कमजोर और बीमार लोगों को बाहर निकाल दिया था, जिनके पास कोई क्षमता नहीं थी और जो भारी काम नहीं कर सकते थे। उन्हें कॉम्प्लेक्स के उत्तरी गेट के बाहर एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में भेज दिया गया। बहाने के तौर पर कहा गया कि वे वहां खुद अपना गुजारा करें। यह सुनकर मेरा दिल कस गया। एक छोड़ी हुई फैक्ट्री, वहां न खाना है न कोई पनाह। क्या यह सीधा मौत का इंतजार करने जैसा नहीं है? चैनलिन के जाने के बाद मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। मुझे नॉर्थ गेट वाली फैक्ट्री तक जाना ही था। मुझे अपने माता पिता को ढूंढना था, लेकिन उससे पहले मुझे ताकत चाहिए थी। मैंने अपने बैकपैक से एक चॉकलेट बार निकाली और कुछ टुकड़े खाकर ताकत वापस पाई। तभी मेरी नजर उस स्टील की छड़ पर पड़ी जो स्कॉर्पियन जमीन पर छोड़ गया था। वह जंग लगी हुई थी और थोड़ा टेढ़ी भी थी। मैंने उस पर हाथ रखा और कहा, रेनोवेशन। तुरंत ही मेरी हथेली में एक बिल्कुल नई स्टील की छड़ आ गई जो ठंडी धातु की चमक के साथ चमक रही थी। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। मैं किचन में भागा और वहां मुझे मेरे पिता का इकट्ठा किया हुआ आउटडोर सर्वाइवल किट मिल गया। उसके अंदर एक मल्टी फंक्शन मिलिट्री शवेल, एक सर्वाइवल एक्स और एक डैगर थी। वे सब इस्तेमाल न होने की वजह से थोड़ी कुंद हो चुकी थी। मैंने फिर कहा, रेनोवेशन, और तीनों हथियार तुरंत ही ऐसे धारदार हो गए जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकले हों। फिर मैंने रात होने का इंतजार किया और गश्ती दल की ड्यूटी बदलने के मौके का फायदा उठाकर कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ गेट की तरफ चुपचाप निकल पड़ा। यह जगह मुख्य प्रवेश द्वार से कहीं ज्यादा सुनसान थी। वहां सिर्फ 2 गार्ड ऊँघते हुए पहरा दे रहे थे। मैंने उन्हें सतर्क नहीं किया, बल्कि निगरानी कैमरों के अंधे कोने का फायदा उठाया और एक बिल्कुल नई रस्सी की मदद से 3 मीटर से भी ऊंची दीवार आसानी से पार कर ली। दीवार के पीछे एक खाली मैदान था और दूर एक फैक्ट्री की परछाई दिखाई दे रही थी जो किसी शांत स्टील के राक्षस जैसी लग रही थी। हवा में सड़न की हल्की बदबू तैर रही थी और बीच बीच में ज़ॉम्बियों की कुर्राहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी स्टील की छड़ कसकर पकड़ी और झुककर सावधानी से आगे बढ़ने लगा। फैक्ट्री के करीब पहुंचते पहुंचते ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। मैं एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया और देखा कि फैक्ट्री के गेट के सामने कम से कम 1 दर्जन ज़ॉम्बी जमा थे। वे किसी आवाज से आकर्षित लग रहे थे और फैक्ट्री के लोहे के दरवाजे को पागलों की तरह पीट रहे थे। उस दरवाजे के अंदर से हल्की हल्की सिसकियां और चीखें सुनाई दे रही थी। मेरे माता पिता वहीं अंदर थे। मेरा दिल बेचैनी से चल रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि बिना सोचे समझे हमला नहीं करना चाहिए। मैंने आसपास देखा
और पाया कि फैक्ट्री के एक साइड में जमीन से करीब 4 मीटर ऊंचाई पर खिड़कियों की एक कतार थी। शायद मैं वहां से अंदर जा सकता था। योजना बनते ही मैंने तुरंत काम शुरू किया। मैंने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दूर खड़ी एक छोड़ी हुई कार की तरफ फेंक दिया। पत्थर कार की खिड़की से टकराया और जोर की आवाज हुई। जैसा मैंने सोचा था, गेट के सामने खड़े जॉम्बी तुरंत उस आवाज की तरफ मुड़ गए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। मौका मिलते ही मैं तीर की तरफ फैक्ट्री की दीवार की तरफ भागा। बैकपैक से रस्सी निकाली, उसके एक सिरे पर पिकैक्स बांधा और पूरी ताकत से ऊपर फेंक दिया। पिकैक्स खिड़की के किनारे मजबूती से अटक गया। मैंने गहरी सांस ली और फुर्ती से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया। जल्दी ही खिड़की से अंदर घुसकर फैक्ट्री के भीतर पहुंच गया। अंदर एक विशाल उत्पादन हॉल था जहां जंग लगी मशीनें और बिखरे हुए पुर्जे हर जगह पड़े थे। टूटी छत से चांदनी की कुछ किरणें अंदर आ रही थी और हॉल के दूसरे सिरे से दबे दबे रोने की आवाजें और झगड़े की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं सावधानी से उस आवाज की तरफ बढ़ा और परित्यक्त मशीनों से घिरे एक कोने में मैंने दर्जनों बचे हुए लोगों को देखा। उनमें से ज्यादातर बूढ़े और बच्चे थे। भीड़ में एक नजर डालते ही मैंने अपने माता पिता को पहचान लिया, जो कोने में सिमटे बैठे थे। मेरी माँ घुटनों को सीने से लगाकर चुपचाप रो रही थी और मेरे पिता उसे कसकर पकड़े हुए लगातार दिलासा दे रहे थे। मेरी आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। मैंने घुटी हुई आवाज में उन्हें पुकारा। मेरी आवाज सुनते ही सब लोग चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और उसी पल मेरे माता पिता ने भी अचानक सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरे पर हैरानी से लेकर अपार खुशी तक का भाव आ गया। मेरी माँ चिल्लाते हुए मेरी तरफ दौड़ी और हम तीनों इस निराशाजनक अपोकलिप्स के बीच एक दूसरे से कसकर लिपट गए। इस मिलन की खुशी ने सारी डर और अनिश्चितता को कुछ देर के लिए भुला दिया, लेकिन जल्द ही एक कर्कश आवाज ने इस गर्मजोशी भरे पल को तोड़ दिया। और तू कहां से टपक पड़ा? एक चेहरे पर बड़ा सा निशान वाला आदमी आगे बढ़ा। उसके पीछे कई मजबूत नौजवान खड़े थे और साफ था कि वही उनका नेता था। उसने मेरे भरे हुए बैकपैक पर लालची नजरों से देखते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और बोला, बुरा नहीं लड़के, अकेले यहां तक पहुंच गया। तेरे बैग में क्या है? जरा निकाल कर दिखा। मैंने अपने माता पिता को अपने पीछे कर लिया और ठंडी नजर से उसे देखते हुए कहा, ये मेरी चीजें हैं। वह निशान वाला आदमी व्यंग्य से हंसा और बोला, तेरी चीजें? यहां किसी की कोई चीज नहीं होती, यहां सिर्फ मेरी चीजें होती हैं। अगर समझदार है तो वह बैग मुझे दे दे, वरना। उसने अपने हाथ की माचेती हवा में उठाई और धमकी बिल्कुल साफ थी। उसके पीछे खड़े गुंडे भी मुझे घेरते हुए घूर रहे थे। आसपास बैठे बूढ़े और बीमार लोग ये सब देखकर गुस्से में थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और बस मुझे दया भरी नजरों से देख रहे थे। मेरे पिता ने मुझे तुरंत पीछे खींच लिया और उस निशान वाले आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, चीफ, मेरा बेटा ना समझ है, उसके बैग में बस थोड़ा सा खाना है, हम सब आपको दे देंगे। उसे झगड़ा मत कीजिए, रात भी काफी हो चुकी है। लेकिन निशान वाला आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अब मुझे सिर्फ उसका बैग नहीं चाहिए, मुझे उसकी खाल भी चाहिए। और इतना कहते ही उसने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ने की कोशिश की। मेरी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक उभरी और पीछे हटने की बजाय मैं आगे बढ़ गया। मेरे हाथ में पकड़ी स्टील की पाइप ने एक अजीब से कोण पर उसके कलाई पर जोरदार वार किया और साथ ही एक सूखी सी कड़क की आवाज आई। उस बलाफ्रा की कलाई तुरंत ही अस्वाभाविक तरीके से मुड़ गई। सब लोग हक्का बक्का रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मेरे जैसा कमजोर दिखने वाला लड़का भी खुद का बचाव करने की हिम्मत करेगा। बलाफ्रा दर्द और गुस्से से मुंह बिगाड़े पसीने में भीगा हुआ चीखा, तूने मुझे मारने की हिम्मत की, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे पैदा होने का पछतावा करा दूंगा। बाकी गुंडे तुरंत हरकत में आए और चिल्लाते हुए मेरी तरफ झपट पड़े।
मैंने बैग अपने माता पिता की बाहों में फेंक दिया और अपनी स्टील पाइप उठाकर हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया। एक गुंडे ने मेरी तरफ लकड़ी का डंडा घुमाया। मैंने शरीर को हल्का सा झुकाकर उसे आसानी से बचा लिया और कलाई के एक तेज झटके के साथ मेरी स्टील पाइप का दूसरा सिरा सीधे उसके कमजोर हिस्से पर जा लगा। उसने दर्द से कराहते हुए एक दयनीय चीख मारी और सिकुड़कर जमीन पर गिर पड़ा। मैं कोई भी बेकार हरकत नहीं कर रहा था, हर वार सीधे जोड़ या कमजोर जगह पर पड़ रहा था। यह पूरी तरह आत्मरक्षा थी, लेकिन जिसने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया वह थी मेरी अंतहीन सहन शक्ति, क्योंकि लगातार 2 लोगों को गिराने के बाद भी मैं बिल्कुल नहीं थका था। बाकी गुंडे डर गए और पीछे हट गए, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बलाफ्रा अपनी टूटी कलाई पकड़कर मुझे घूर रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने दांत भींचकर पूछा, तू आखिर है कौन? क्या तू भी कोई म्यूटेंट है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे ठंडी नजरों से घूरता रहा। पिछले कई महीनों के इस अपोकैलिप्स में जो दर्द और पाप मैंने झेले थे, वे उसी पल मेरे अंदर भड़कती हुई क्रोध की आग में बदल गए। मैंने ठंडे स्वर में कहा, दफा हो जाओ, नहीं तो मर जाओगे। मेरी निर्दयता ने सबको डरा दिया। बलाफ्रा की आंखें बार बार बदल रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना खतरनाक इंसान मिलेगा। लेकिन तभी जब हम सब एक बंद गली में फंसे थे, फैक्ट्री के लोहे के दरवाजे पर अचानक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा और तीसरा। ये देखते ही भीड़ तुरंत घबरा गई। बाहर ज़ॉम्बीज़ दरवाजा तोड़ने लगे हैं। क्या हो रहा है? अचानक ज़ॉम्बीज़ इतने उग्र क्यों हो गए? डर आग की तरह फैल गया। बलाफ्रा ने मेरी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया और अपने गुर्गों के साथ मिलकर शरीरों और फर्नीचर से उस डगमगाते लोहे के दरवाजे को कसकर रोकने लगा। लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे और लोहे का दरवाजा लगातार हथौड़े की तरह पड़ती चोटों से बुरी तरह टेढ़ा हो गया। कुंडी चरमराने लगी, मानो किसी भी पल टूट जाएगी। निराशा का माहौल हर किसी के दिल पर छा गया। मेरे माता पिता भी डर से कांप रहे थे और मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थे। मैंने उस जंग लगे पुराने लोहे के दरवाजे को देखा और मेरे दिमाग में एक साहसी ख्याल आया। मैं सबकी हैरान नजरों के सामने अपनी स्टील पाइप लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तू क्या कर रहा है? मरना चाहता है क्या? दरवाजा रोक रहे एक गुंडे ने मुझ पर चिल्लाया, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने बस अपना हाथ उस ठंडे जंग लगे दरवाजे के पैनल पर रख दिया। सबकी अविश्वसनीय नजरों के सामने एक चमत्कार हुआ। ज़ॉम्बीज़ की मार से टेढ़ा मेढ़ा हो चुका दरवाजा धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में लौटने लगा, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। वह फिर से सीधा और सपाट हो गया, यहां तक कि उसका मुड़ा हुआ फ्रेम भी सीधा हो गया। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। सबके सामने एक चमकता हुआ मजबूत स्टील का दरवाजा खड़ा था और बाहर से ज़ॉम्बीज़ चाहे जितना हमला करते, वह चट्टान की तरह अटक रहा। बस भारी भारी आवाजें आती रही। पूरे वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। सब लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। बलाफ्रा तो इतना स्तब्ध था कि अपनी टूटी कलाई का दर्द भी भूल गया। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए हकलाकर कहा, तेरी म्यूटेशन चीजें रिपेयर कर सकती है। मुझे उसे समझाने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने हाथ हटा लिया और उसे ठंडी नजर से देखा। अपोक्लिप्स में ताकत ही सब कुछ होती है। मेरी पहले की क्रूरता और अभी अभी दिखी इस चमत्कारी ताकत ने पूरी तरह बलाफ्रा की मानसिक दीवार तोड़ दी। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गहरा डर था। उसने झुककर कहा, सलाम बॉस, मैं अभी अंधा हो गया था। आप महान हैं, मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने माता पिता की तरफ चला गया। मेरी माँ ने मुझे जटिल भाव से देखा, जिसमें गर्व, चिंता और थोड़ा सा अजनबीपन भी था। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें भरोसा दिलाया, माँ डर मत, मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने उस बड़े बैग से एक सेल्फ हीटिंग मील बॉक्स, एक सॉसेज और शुद्ध पानी की बोतल निकाली और कहा, पापा मामान पहले कुछ खा लो। खाने की खुशबू फैलते ही सबकी नजरें उधर टिक गई।
न जाने कब से भूखे बचे हुए लोग मेरे माता पिता के हाथों में पकड़े खाने को लालची निगाहों से देखते हुए जोर जोर से लार निगल रहे थे, और बलाफ्रा और उसके लोग तो और भी ज्यादा। इस अपोकलिप्स में जहां खाना सोने से भी ज्यादा कीमती था, मैं ऐसे ही ढेर सारी चीजें निकाल सकता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इससे वे लोग दरवाजा ठीक होने से भी ज्यादा चौंक गए। सब कुछ संभालने के बाद मैंने फिर कराकोरतादा की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अब से यहां का नेता मैं हूं। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सबके कानों तक साफ पहुंच गई। कराकोरतादा का चेहरा आखिर सख्त हो गया। फिर उसने सिर झुका दिया और हार मान ली। फैक्ट्री बेस पर कब्जा करना मेरी उम्मीद से भी आसान निकला। पूर्ण ताकत और अनगिनत राशन के सामने कराकोरतादा की थोड़ी बहुत इज्जत की कोई कीमत नहीं थी। अपोकलिप्स में इज्जत किस काम की? आदमी भी एक संसाधन ही होता है। मैंने उन्हें पहरा देने और आसपास सफाई करने का काम दे दिया, जबकि मैं खुद खाने और लॉजिस्टिक्स संभालने लगा। हर दिन मैं खुद को एक कमरे में बंद कर लेता, ये कहकर कि मैं राशन की गिनती कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं पागलों की तरह खाना और तरह तरह की जरूरी चीजें जनरेट कर रहा था। हर बार जब सबके सामने राशन से भरे नए बक्से प्रकट होते तो लोग मुझे श्रद्धा से देखने लगते। सबको लगा कि मेरे पास एक स्पेशल म्यूटेशन है जिसके अंदर बहुत बड़ा स्टोरेज है और ढेर सारा खाना रखा